Good morning, everyone. So today we are going to complete our fifth chapter as per your module, that is listening skills. ठीक, तो आज ये इसकी लास्ट क्लास है और आज हम क्लास में सिर्फ दो टॉपिक्स छोटे छोटे कवर अप करने वाले हैं, दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग एंड व्हाट आर द वेज टू ओवरकम दोज बैरियर्स. क्लियर? तो व्हाट आर द बैरियर्स टू लिसनिंग? बताओ कौन कौन से आपके हिसाब से बैरियर्स हो सकते हैं. First barrier is preconceived idea or beliefs. When you believe in something, you value something, then sometimes अगर उसके जैसे सपोज करो ए की कुछ ओपिनियन है और साथ में बी की भी कुछ ओपिनियन है उसके माइंड में, बट ए और बी के ओपिनियंस मैच नहीं करते, तो एज अ स्पीकर अगर आपके लिसनर के कुछ व्यूज हैं और वो किसी चीज में बिलीव करता है और दैट आर कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट यू आर स्पीकिंग, तो दैट विल एक्ट एज अ बैरियर in his mind, in his or her mind. So when you have preconceived ideas or belief, they act as a barrier in your listening process. साथ में इंटरप्टिंग. अभी क्लास में या फिर क्लास में नहीं, कुछ कुछ सेमिनार्स में आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, बार बार स्पीकर को रोकते रहते हैं, आर्ग्यू करते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं. ऑल्दो स्पीकर ने बोला होगा कि वील डिस्कस इट इन द एंड, वील टेक अप योर क्वेश्चंस एट द एंड, बट ये क्या होता है, बार बार इंटरप्ट करना कैसा बिहेवियर होता है, ये एक तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर होता है. क्यों एग्रेसिव? क्योंकि एक तो आप बार बार स्पीकर को इंटरप्ट करे जा रहे हो, और अगर आप इंटरप्ट कर रहे हो तो आप सुन नहीं रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग कि स्पीकर क्या बोल रहा है, आप बस अपना आर्ग्यूमेंटेशन पर ही ध्यान कर रहे हो. थर्ड इज प्रीवियस एक्सपीरियंस. अब आपका कोई एक्सपीरियंस किसी स्पीकर के साथ ऐसा रहा हो, सपोजिटली आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड दे डिडंट ट्रीट यू वेल, तो तब क्या आ जाता है, आपके पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके दिमाग में आ जाएंगे एंड दे विल एक्ट एज अ बैरियर. और चाहे वो स्पीकर कितना भी अच्छे से तब आपको एड्रेस करे या समझाने की कोशिश कर रहा हो, बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. क्यों? आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ही नेगेटिव रहे हैं उनके साथ. फिर आता है प्री ऑक्यूपेशन. प्री ऑक्यूपेशन मतलब कि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है. ऑलरेडी कुछ चल रहा है मतलब that your mind is not fully present in the class. आपको सपोज करो पिकनिक पे जाना है या घूमने जाना है, तो आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, आप सोच ही नहीं रहे हो कि क्लास में क्या चल रहा है, and then you are already somewhere else mentally. Then having a closed mindset can also become a barrier. कि अगर आप किसी को सुनने जा रहे हो तो ओपन, तो listen him or her with your open mind. Do not close your mind or do not form firm beliefs कि नहीं I believe in this तो मैं तो इसी पे believe करूंगा या करूंगी. Have a open mind. ये closed mind भी act as a barrier. फिर आता है bringing in emotions. Bringing in emotions जैसे कि अगर आप क्लास में आए हो और सुबह सुबह आपने मम्मी से अपनी बहुत अच्छी खासी डांट खाई है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, यू विल बी इमोशनल इन द क्लास कि मम्मी ने ऐसे बोल दिया या मम्मी ने मुझे ऐसे बोला. तो व्हेन यू ब्रिंग इन इमोशंस, तो तब क्या होता है, तब वट एवर यू आर लिसनिंग, उस कहीं ना कहीं हमारा दिमाग यही चलता रहता है कि अगर आपको छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट देख लिया आपने रोड पे, तो आपका दिमाग वही चलता रहेगा, ओ माय गॉड दैट वाज सो पेनफुल, ऐसे ऐसे. तो अगर आपके इमोशंस आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि यू शुड नॉट कनेक्ट विद द इमोशंस ऑफ द स्पीकर, बट अगर आपके कोई और इमोशंस आ जाते हैं तो देन दे विल एक्ट एज अ बैरियर. अब क्लास में अगर आपको मम्मी पापा की डांट याद आती रहेगी तो कितना क्लास में समझ में आएगा, ध्यान तो वही जाता रहेगा कि कौन सी आपने डांट खाई है. क्लियर? फिर आता है नॉइज. नॉइजेस मीन्स डिस्ट्रैक्शंस. कि अगर आपके पास आसपास एनवायरनमेंट में काफी लाउड म्यूजिक बज रहा हो तो क्या होगा, विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड? तो गाने की तरफ ही ध्यान जाता रहेगा, यहाँ सायरन बज रहे हैं, लाउड म्यूजिक है, हॉर्न्स बज रहे हैं, कैसे पढ़ोगे? आपको पढ़ना है, साथ में कंस्ट्रक्शन हो रही है, बार बार ध्यान डिस्टर्बेंसेस या नॉइजेस की तरफ जाता है. तो मेक श्योर दैट अगर आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर कभी कभी ये होता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है आपका और यहाँ पे फैन की आवाज आई जा रही है, तो उससे क्या होगा, बच्चों का अटेंशन स्पैन वैसे ही काफी छोटा होता है और छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज नॉइजेस. टेक अटेंशन. नाउ ये क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि आप प्रिटेंड कर रहे हो दैट यू आर लिसनिंग टू द स्पीकर बट एक्चुअली यू आर
not listening to the speaker. You're faking your attention. And faking attention can be caught within seconds. क्योंकि आपका ब्लैंक स्टेयर देख के या फिर आपका कोई क्वेश्चन आया तो आपके फेस के कलर्स चेंज होते हुए, तो यू कैन point out, you can identify the people who are giving you fake attention. Clear? फिर आता है becoming emotional. अगर सपोज करो मैंने आप कोई ऐसी मूवी देख लेते हो तो जिसमें यू टेंड टू क्राई, तो उस मूवी से क्या होता है, आप इमोशंस में बहते जाते हो और एक्चुअल जो क्रक्स होता है उस सीन का, जैसे कि अगर आप किसी एक छोटे से इंसिडेंट में काफी ज्यादा घुस जाओ तो क्या आप एक बड़ी पिक्चर देख पाओगे? आप तो उसी छोटे से सीन में फंसे हुए हो। तो अगर इमोशंस के साथ ऐसे ही होता है, व्हेन यू गेट डीप डाउन इनटू द इमोशंस, तब आपको बड़ी पिक्चर या बड़ी जो भी आपको देखना चाहिए उस टाइम पे वो सब नहीं दिखता है। जैसे कि अगर आप कभी गुस्सा हो रहे हो तो आप क्या किसी को कभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे पाओगे? नहीं, आपको गुस्सा ही चढ़ा होता है तब दिमाग में। तो तब क्या होता है, तो ये भी बैरियर की तरह क्रिएट करता है जब आप इमोशनल हो जाते हो। देखो बेटा, ऊपर हमने पढ़ा था ब्रिंगिंग इन इमोशन, दैट यू आर ऑलरेडी देयर इन द क्लास एंड देन यू आर गेटिंग इमोशनल। जस्ट अ सेकंड। सो वेयर वी, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप इमोशनल हो जाते हो तो आप बिगर पिक्चर नहीं देख पाते, यू जस्ट फ्लो विद द इमोशंस। आपके साथ ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। सो दैट्स व्हाई ये हमें एडवाइस दी जाती है ना, दैट वी शुड हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस, कि इमोशनल होके कोई भी क्विक डिसीजंस लाइफ में नहीं लेने चाहिए। ठीक, फिर और क्या बैरियर हो सकता है? टू अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स, मतलब इतना ज्यादा ईगरनेस होना कि अच्छा ठीक है, मतलब ये वाले पैराग्राफ का आप ये मतलब बताना चाह रहे हो ना, तो मतलब आपको फटाफट कंक्लूजन्स या इन्फरेंसेस पर जंप नहीं करना। हैव पेशेंस, फिर उसके बाद पूरी सिचुएशन पूरी बात सुनकर फिर एनालाइज करो, फिर कंक्लूड करो। ये नहीं कि आधी बात सुनकर ही कंक्लूजन पे पहुंचना है। फिर आती है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस कैसे? अगर कोई भी तरीके की डिस्ट्रैक्शंस आप फेस कर रहे हो, दैट अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू, तो आप क्या करोगे? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एंड दिस में लीड टू, डिस्ट्रैक्शंस में लीड टू फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लाइक आउटसाइड द विंडो यू आर सीइंग समथिंग, फायर क्रैकर्स बर्न हो रहे हैं, नॉइजेस आ रही हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस आर सिमिलरली लाइक नॉइजेस। नॉइजेस आएंगी तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और वैसे आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। मेंटली भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो क्लास में बैठे बैठे, या इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे एक ब्रॉडर कैटेगरी है, दैट यू नीड नॉट टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ सो इजीली। तो देखो फिर से पढ़ो कौन कौन से बैरियर्स हैं, क्या किस किस तरीके के बैरियर्स आते हैं, सब समझ में आ रहे हैं? थोड़ा सा ओवरव्यू मिल रहा है, अभी हम पढ़ेंगे भी ये सारे बैरियर्स। देखो, पहले हमने पढ़ा, अगर आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं तो इट विल एक्ट एज अ बैरियर। अगर आप इंटरप्रेट कर लेते हो फटाफट से, दिस इज एग्रेसिव, और आप इसमें क्या पता लगता है कि आप एक्चुअल में सुन ही नहीं रहे हो जो स्पीकर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आपके कोई पास्ट प्रीवियस बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, यू आर प्री ऑक्यूपाइड मेंटली, फिर आपके पास यू आर हैविंग अ क्लोज्ड माइंडसेट, आप ओपनली स्पीकर को सुन ही नहीं रहे हो कि वो क्या बताना चाहता है, क्या शेयर करना चाहता है आपसे। फिर आता है ब्रिंगिंग इन इमोशंस, noises, faking attention, becoming emotional, ये भी समझ में आता है। फिर आता है to avoid jumping to conclusions, and then lastly distractions। तो पढ़ते हैं फटाफट क्या क्या कहते हैं ये सब। प्री-कंसीव्ड आइडियाज और बायसेस। बायसेस मीन्स किसी एक की तरफ ज्यादा फेवर करना, फेवरिज्म, दैट इज बायस, बीइंग बायस्ड। Effective listening includes being open minded to the ideas and opinions of others. This does not mean that you have to agree, but should listen and attempt to understand.
तो प्री कंसीव्ड आइडियाज अगर हैं आपके तो इट्स ओके अगर हैं तो, बट व्हाट डू अगर आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज भी हैं तो उसके साथ साथ भी आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि आप स्पीकर को एक्चुअली सुनो और उसे समझने की कोशिश करो, एंड देन आफ्टर इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इफ यू वांट टू कीप योर आइडियाज योर स्कूल ऑफ थॉट इट्स ओके। ठीक, फिर आता है इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग क्या कहता है? इंटरप्टिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर मेनी रीजंस। फर्स्ट, it is aggressive behavior and will most likely bring negative response from the speaker being interrupted. तो ये क्या है? ये एक तरीके का नेगेटिव या एग्रेशन शो करता है, बार बार किसी को बोलने ही नहीं देना, अपनी बात बोल देना, इंटरप्ट करते रहना। सेकेंडली, इट इज डिफिकल्ट टू लिसन एंड स्पीक एट द सेम टाइम। कि अगर आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हो तो आपका ध्यान बार बार वही होता है ना, कुछ बच्चे क्लास में ऐसे तंग करते हैं या वेबिनार्स में ऐसे लोग तंग करते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक्चुअल में सुन नहीं रहे होते, उन्हें बस अपना सुनाना होता है। क्योंकि अगर आप सुन रहे हो तो तब आपको शायद डाउट नहीं आता, अगर आप अच्छे से सुन रहे हो और आप आर्ग्यू नहीं करते, बार बार इंटरप्ट नहीं करते, डिसेंटली आप क्लास के या सेशन के बाद में जाकर भी पूछ सकते हो या किसी ब्रेक में भी पूछ सकते हो। When the listener is interrupting, he or she is certainly not listening fully. Clear? फिर आता है previous experience. Previous experience क्या कहता है? We all are influenced by previous experiences in life. अभी ये क्या बोल रहे हैं कि आपके साथ अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ होगा तो एक फटाफट ब्रेन की ऐसी हैबिट होती है, एक अलार्मिंग अलर्ट हो जाता है अगर वैसी सिचुएशन ब्रेन को लगती है फिर से अराइज होने वाली है। तो ये क्या होता है, अगर आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस किसी बैड रहे हैं किसी स्पीकर के साथ, तो वो बैड एक्सपीरियंसेस माइंड के फोर फ्रंट पे आ जाते हैं। We respond to people based on personal appearances, how initial introductions or welcomes were received, and or previous interpersonal encounter. Interpersonal means face to face encounter. अगर आपका अच्छा नहीं रहा या फिर आपका इंट्रोडक्शन उनका अच्छा नहीं था, या जिन्होंने जैसे उन्होंने अप्रोच करना ऑडियंस को स्टार्ट किया वो नेगेटिव लगा, या फिर उनकी पर्सनल अपीयरेंस से आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो दीज ऑल आर previous experiences. They also act as a barrier while listening effectively. फिर आता है preoccupation. Preoccupation means when you have a lot on your mind, we can fail to listen what is being said because we are too busy concentrating in what we are thinking about. तो क्या होता है ये preconceived preoccupation में क्या आता है, that you are so busy thinking कि किसी और टॉपिक के बारे में कि आप सुन ही नहीं रहे हो, अपनी कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं डाल रहे हो कि आप कहाँ बैठे हो। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड और वरिड अबाउट इश्यूज, या आपके साथ कोई बैड इंसिडेंट हो गया तो आपके दिमाग में क्लास में वही घूमता रहेगा, मम्मी से डांट खाकर आए हो, थोड़े टाइम तक 1-2 घंटे तक वही घूमता रहेगा, उसके बाद थोड़ा नॉर्मलाइज होगा। या ऐसे जब भी कोई स्ट्रेस्ड इवेंट हुआ होता है तो देन यू थिंक ऑफ दैट, एकदम से अटेंशन वापस क्लास में नहीं लाई जाती। बट तुम्हें क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई, जहां हो वहां पे फुल कंसंट्रेशन देना चाहिए। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है बट अभी यहाँ पर भी तो ये टाइम भी तो आपकी अटेंशन मांग रहा है ना, तो अभी इस वाले टाइम को ज्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए। Having a closed mind means we all have ideals and values that we believe to be correct, and it can be difficult to listen to the views of others that contradict our own opinion. So it can be really challenging to listen and appreciate other views, those views, कौन से वाले views that are contrary to our beliefs and values. The key to effective listening and interpersonal skills more generally is the ability to have truly open mind, to understand what others think about things differently to you. तो मतलब गुड इंटरपर्सनल स्किल्स या ओपन माइंड का ये मतलब होता है कि एक्चुअली लिसनिंग टू अदर्स एंड ऑल्सो paying attention to what their perspective what their opinion is about this topic. That is having an open mind, and use this information to gain a better understanding of the speaker. फिर आता है bringing in emotions.
Emotions erect barrier to effective communication. A listener's senses are not likely to be functioning at their optimum level when he or she is angry. तो यही एग्जाम्पल हमने भी डिस्कस किया था कि when you are angry, your senses might not be operating at their optimum level. क्लियर? वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम तब नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, तो आप चूज कर पाओगे क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि गुस्सा ही आया हुआ है दिमाग में. फिर मैं आपसे गुस्से की स्टेट में पूछूं यार दिस इज नॉट राइट और गुस्सा बढ़ेगा, तो आप समझ ही नहीं पाते जब आपको गुस्सा आया होता है. Likewise, it is not possible to understand or appreciate what the speaker is saying if the listener is excessively sad. या आप excessively sad हो, अंदर से कोई इतना ज्यादा saddening आपको hurtful event हो गया, तो उससे क्या होगा, फिर भी आप सामने वाले स्पीकर को appreciate कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आप sadness में इतना flow कर रहे होगे, right? हुआ होगा ऐसा तो सबके साथ. Seventh point is noise. Noise is unwanted sound. ये तो हमने पढ़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर में भी कि टाइप्स ऑफ नॉइजेस पढ़ी थी एट द स्पीकर्स एंड सेंडर्स एंड, और साथ में जनरल नॉइजेस भी पढ़ी थी. एक मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था, राइट? जिसे नहीं याद आ रहा देखना वापस जाके कॉपी में. Noises are unwanted sound. It is great impediment to clear communication. मतलब great barrier. It is impossible to listen in a noisy environment. It becomes a frustrating experience for both the speaker and listener. तो अगर पीछे से big heavy machines की आवाजें आती रहेंगी आपको या ड्रिलिंग मशीन की आवाजें आती रहेगी तो it will be irritating कि बार बार ऐसी आवाज आई जा रही है और आपका कंसंट्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ? नहीं बनेगा. It will be difficult to concentrate. फिर आता है faking attention. Faking attention often associated with tuning out. Tuning out means that you are actually physically present there, but you are not listening. Emotionally, you are somewhere else. Can be offensive and is usually hard to hide. तो फेकिंग अटेंशन इज हार्ड टू हाइड. कैसे पता लग जाएगा? आपके ब्लैंक स्टेयर को देख के पता लग जाएगा, आपकी नॉन रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड से पता लग जाएगा. आप आई कॉन्टैक्ट तो कर रहे हो बट पता लग रहा है कि आपका फेस एकदम ब्लैंक है, क्वेश्चन येस या नो पे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो. It is hurtful and sends the message to the speaker that the listener does not really care about what the speaker is saying. तो कैसा एटीट्यूड शो होता है? स्पीकर को लगता है एक्चुअली यू आर नॉट actually listening or paying attention to what the speaker is saying. If an individual cannot listen actively in the present moment, it is best to let that be known and suggest that the communication process be put off until the point when there are no distractions. कि अगर ऐसा है कि आप सुन नहीं पा रहे हो, you are turned off, आपका मूड कहीं और है, तो if it is possible in that situation, तो क्या करो आप? You just tell the speaker कि right now, या फिर the sender कि right now I'm not in a mood to listen, can we talk after some time? पोलाइटली जेंटली ये पूछ सकते हो आप, तो तब सेंडर की भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और लिसनर की भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा. जैसे कि होता है ना, कभी कभी आप बहुत सैड होते हो अंदर से, तो क्या करना चाहिए? टेक आउट फ्यू मिनट्स, अच्छे से सैड हो लो, रो लो और फिर वापस आओ. यही होता है ना, यही करते हो आप भी. तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये यही बोल रहे हैं कि इफ यू आर अनेबल टू पे अटेंशन एट दैट मोमेंट, तो क्या करना चाहिए? यू जस्ट स्टेप आउट और सेंटर को बोल दो कि हम थोड़ा देर में इस टॉपिक पर वापस आ जाएंगे. Becoming emotional can hide one's ability to listen. It is important that the receiver be aware of his or her emotions. तो क्या होना चाहिए कि जब भी आप बैठ रहे हो क्लास में, यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट यू आर इन. कैसी स्टेट होनी चाहिए? बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव एंड लर्निंग वाली स्टेट होनी चाहिए आपकी, दैट यू वांट टू लर्न. क्लास में बैठे हो, 1 घंटा ऐसे पढ़ के जाना है कि घर जाके 5, 7, 10 मिनट में ही मैक्सिमम रिवाइज हो जाए आज की क्लास का. तो रिसीवर बी अवेयर ऑफ हिज और हर इमोशंस या इमोशनल स्टेट. Clear? If the sender is sending a message that is offensive, sender अगर कोई offensive message दे रहा है, it is important to acknowledge that fact and be aware of the fact that something is threatening a breakdown in the process.
तो मतलब ये नहीं है कि अगर आपके कोई ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज कर रहा है या ऑफेंसिव मैसेज दे रहा है तो आपको फटाफट से अपनी ऑफेंसिव वाली फायर इग्नाइट नहीं कर देनी अंदर से. यू जस्ट बी ऑब्जर्वेंट ऑफ इट, यू जस्ट बी मैच्योर ऑफ इट एंड सी कि ओके ये स्पीकर ऐसे नेगेटिवली बोल रहा है तो इट डजंट मीन कि मैं भी इसकी हाँ में हाँ एकदम से मिला दूं. ऑल्दो अंदर से आई माइट एग्री विद हिम, बट तभी के तभी नहीं करना है. Just observe your emotions, don't just get carried away. Okay, when a receiver is angered, it is easy for him or her to miss the most important part of sender's message. यही हमने ऊपर भी पढ़ा था. वो क्या कह रहे थे कि इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप एंग्री हो, आपको किसी स्टोरी मैंने ऐसी सुना दी या किसी स्पीकर ने आपको स्टोरी ऐसी सुना दी जिसका एंड काफी बुरा था और मतलब आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो क्या करना है? इट्स ओके, आप उस स्टोरी से बस लेसन लो, उस स्टोरी के एंड पे ज्यादा फोकस मत करो. ठीक है, साथ में ऑब्जर्व योर इमोशंस, बी कॉन्शियस ऑफ देम. फिर आता है टू अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स. एक बार देखो हमने कौन कौन से पॉइंट कर लिए हैं ऊपर. ये समझ में आता है प्री कंसीव्ड आइडिया और बायसेस का मतलब. इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारा माइंड ओपन होना चाहिए. इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्पीकर से हर बात पे एग्री कर जाओ, बट एक्चुअली सुनो और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग. फिर आता है इंटरप्टिंग. इंटरप्टिंग इज एग्रेसिव इन नेचर. क्यों? क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो. अगर आप आर्ग्यू कर रहे हो तो एक्चुअल में इसका मतलब है आप सुन ही नहीं रहे हो कि क्या स्पीकर कहने की कोशिश कर रहा है. आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, आपको इंट्रोडक्शन नहीं अच्छा लगा, आपको उनके साथ इंटरपर्सनल एनकाउंटर अच्छा नहीं लगा, आपको उनकी पर्सनल अपीयरेंस अच्छी नहीं लगी. फिर आता है प्री ऑक्यूपेशन. आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लास में बैठे हुए कुछ और चले जा रहा है तो आपका ध्यान क्लास में नहीं लगेगा. फिर आता है हैविंग अ क्लोज माइंडसेट. तो इसमें क्या है, आप जिस बात पे बिलीव करते हो कोई उसके कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहा है तो उसमें क्या करना है? लिसन टू देम, ऑब्जर्व योरसेल्फ एंड इट्स ओके इफ यू डोंट एग्री विद इट. फिर है ब्रिंगिंग इमोशंस. ब्रिंगिंग इमोशंस मतलब व्हेन यू गेट एंग्री योर सेंसेस डू नॉट ऑपरेट एट ऑप्टिमम लेवल. फिर है नॉइजेस. नॉइजेस आर अनवांटेड साउंड. मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ, बट पीछे कोई इतनी हैवी मशीन चल रही हो कि मेरी आवाज और उसमें आपको मतलब मर्ज हो रही हो या वो ओवरलैप कर रही हो मेरी वॉइस को, तो क्या होगा? दीज ऑल आर नॉइसेस. आपका अटेंशन ही नहीं बनेगा. ठीक. फिर आता है फेकिंग अटेंशन. दिस इज वेरी नेगेटिव इन नेचर. अगर आप फेक कर रहे हो अटेंशन, यू विल बी कॉट वेरी इजीली. फिर आता है बिकमिंग इमोशनल. इमोशनल भी नहीं होना है. ठीक, ये तो हमने पॉइंट अभी पढ़ा कि अगर आप एंग्री होते हो तो आप यू टेंड टू मिस आउट व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द स्पीकर वाज ट्राइंग टू फोकस ऑन. 10th पॉइंट है, सेकेंड लास्ट हमारा पॉइंट है, अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजन्स. To avoid jumping to conclusions, it may be helpful for the listener to wait until the speaker is finished before responding. क्या करना चाहिए? जब तक स्पीकर खत्म ना कर दे, you should wait. फटाफट से prompt responses या conclusions अपने दिमाग में नहीं बनाने चाहिए. It can also be helpful to ask questions throughout the conversation to clarify issues. अगर स्पीकर बोलता है that you can ask me questions during my presentation as well, raise your hand politely and then ask the question and clarify your issues. Or let the speaker know that he or she is communicating in a way that suggests a certain thing which might not be what they are intending to say. अब कभी कभी क्या होता है, एक लाइन मैंने पढ़ी, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ. मैंने एक लाइन पढ़ी और मैंने उसका इन्फरेंस अपने अकॉर्डिंग निकाला, बट एक्चुअल में क्या हुआ, आपने उस लाइन का मीनिंग किसी और वे में निकाल लिया. तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं कर रहे हो या फिर कोई डिफरेंट अप्रोच से उस बात को देख रहे हो, तो तब भी आप स्पीकर को बता सकते हो कि आपने जो लाइन कही थी ना, इसका ये मतलब भी तो निकल सकता है. समझ में आ रही है सिचुएशन यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? तो अगर स्पीकर बोले कि आप यू कैन क्लैरिफाई डाउट्स या इश्यूज, तो डू इट. या फिर
एंड में आफ्टर द सेशन एंड्स तब पूछ लो, बट एक्चुअली यू नीड टू क्लैरिफाई। जब भी आपके कोई अपोजिट मीनिंग आप लेते हो किसी भी बात का, तो स्पीकर से वो जरूर डिस्कस करना। फिर आता है डिस्ट्रैक्टिंग। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? It is easy to become distracted while trying to communicate. Often one has many tasks to do and there are a lot of other activities taking place while someone is trying to communicate. This can become a problem because it leads to miscommunication, faking attention, tuning out, and altogether all of which threaten future communication. कि अगर आप मेरा पहला सपोज करो, आप किसी सेमिनार में गए, उसके 2 सेशंस थे, ठीक, बीच में आपको ब्रेक मिला, अगर आपने पहले ही सेशन का सारा कंटेंट अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं किया, नहीं समझ में आया आपको, तो क्या होगा? सेकंड वाला सेशन भी आपके लिए फ्यूटाइल है, कोई फायदा ही नहीं है सुनने का उसे भी। तो ऐसी अगर डिस्ट्रैक्शंस हो रही हो, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप विंडो सीट के पास बैठे हो और काफी ज्यादा हवा आ रही है वहां से, तो गेट अप एंड चेंज योर सीट क्विकली। ये नहीं कि आप वेट कर रहे हो वहां पे कि हाँ ठीक है, हवा आई जा रही है, आई जा रही है, ब्रेक आएगा तो तब मैं कर लूंगी या नेक्स्ट क्लास में कर लूंगी। नहीं, गेट अप एंड चेंज योर सीट, बिकॉज ये वाला क्लास भी इंपॉर्टेंट है एंड इसमें भी आपको सुनना है। तो आपको क्लियर हो गए? ये हमने 11 बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग करे। अब हम आ रहे हैं वेज टू ओवरकम बैरियर्स इन लिसनिंग। आप बताओ अब कैसे कैसे आप इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हो? प्रोवाइडिंग क्यूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। आप कैसे प्रोवाइड करोगे? दैट यस यू विल ट्राई टू मेंटेन आई कांटेक्ट, यू विल नॉड when someone is speaking something. It is a non-verbal gesture. Whenever you are interested in the conversation, you tend to do nod. इसका मतलब गो ऑन, टेल मी मोर अबाउट इट, कीप गोइंग ऑन। और एक होता है व्हेन यू डू इट विद अ हेड टिल्ट एंड ट्रिपल हेड नॉड। इसका मतलब कि आप अपना ईयर एक्सपोज कर रहे हो, दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एंड यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट एज वेल। तो होता है, ये होते हैं नॉन वर्बल क्यूज या नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, जिससे कि आप बताते हो दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड एंड यू वांट द स्पीकर टू टेल यू मोर एंड मोर। क्लियर? फिर आता है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे? अगर आपको क्लास में, सबसे पहली क्लास में हमने डिफरेंस पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो किस में आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, हियरिंग में या लिसनिंग में? लिसनिंग में कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, एब्सोल्युटली। तो लिसनिंग रिक्वायर्स विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस, ठीक है? और विलिंगनेस कैसे होगी? जब आप एक्चुअल में समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो या अंडरस्टैंड करना चाहते हो किसी भी टॉपिक के बारे में। फिर और कैसे आप ओवरकम कर सकते हो बैरियर्स? पहला ये हो गया कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व, रिस्पॉन्ड करो कि दैट यू आर एक्चुअली देयर बाय योर वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज व्हाटएवर। फिर उसके बाद आता है यू एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज बीइंग सेड, यू शुड हैव अ विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड। फिर आता है रिफ्रेन फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग इमीडिएट रिस्पॉन्सेस। इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी इमीडिएट कभी कभी ऐसा होता है, मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपके दिमाग में क्या फटाफट से उसका रिस्पॉन्स आ जाता है, तो तब क्या होता है, आपके दिमाग में यही रिस्पॉन्स ही घूम रहा होता है, बट उससे पहले जो मैम कह रही होती है वो कभी कभी दिमाग में नहीं जाता। तो इसका मतलब कि ऐसे निकलता है ना, कभी ये मैम ने बोला तो इसका आंसर तो ये है, फटाफट से हैंड रेज हुआ होता है, बट आप क्या, ये भी एक बैरियर क्रिएट करता है। तो रीफ्रेन, रोकना है खुद को फ्रॉम फॉर्मुलेटिंग इमीडिएट रिस्पॉन्सेस। इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं देना है, पहले सुन लो पूरी बात, फिर पूछ लेंगे जिससे भी पूछना है क्वेश्चन। क्लियर? ट्राई टू प्रिपेयर बिफोर हैंड। अब लिसनर कैसे प्रिपेयर होगा बिफोर हैंड? कि देखो, अगर आप किसी को सुनने जा रहे हो तो उसको ऐसे ही नहीं जज कर लेना, कम से कम वो कुछ तो बोलेगा, कुछ तो आपके यूज का होगा। तो इसी पर्सपेक्टिव से जाना कि अगर आप जा रहे हो, अगर आप लिसनर सीट पे बैठे हो, सो यू आर देयर टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, यू आर देयर टू ग्रास्प आइडियाज एंड लर्न मोर। तो ये अपना माइंडसेट बना के जाना दैट यू आर गोइंग देयर टू लर्न, नॉट टू आर्ग्यू या फिर अपोज समवन या डिस्टर्ब देम और इंटरप्ट देम। तो अपने माइंड में अपना ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होना चाहिए। बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन्स। और अपने, इसका मतलब
आपको ओपन माइंड रखना है। अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हो और कोई और किसी और चीज में बिलीव करता है, तो आप वहां पे सीखने जा रहे हो, और अगर वो आपको उसका आइडिया अच्छा लगेगा तो आप वो अपने साथ कैरी करोगे और उससे सीखोगे। तो बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट रिविजन ऑफ योर आइडियाज, ओपिनियंस एंड prejudices. Be sure that the environment is conducive. This is is conducive to listening. Environment is conducive to listening मतलब right now इस point में हम बात कर रहे हैं background noises की, कि अगर आपको बहुत ज्यादा background में noises आ रही हैं तो आप क्या करोगे? आप सुन ही नहीं पाओगे। बाहर विंडो खुली हुई है, आपको ठंडी लगे जा रही है, आपका फिजिकली आप बैठ नहीं पा रहे हो सिचुएशन में, तो मेंटली आपका ध्यान कैसे लगेगा? ठीक, तो अब पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड क्यूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। ये कैसे प्रोवाइड करोगे? देखो, पढ़ो। Clues that one is actively listening can go on a long way. अगर आप किसी को दिखाते हो ना कि आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हो उसे सुनने में, तो वो और बताता है और नॉलेज शेयर करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू द स्पीकर टू फील लाइक द लिसनर केयर्स अबाउट व्हाट द स्पीकर इज saying. And how will the listener show this care? By maintaining eye contact, by responding, by nodding their head, by whatever the speaker is saying, you do that. This is because it tends to send a message about whether or not the listener cares about the speaker in general. When people don't feel like you care about them, अगर लोगों को लगता है that you do not care about them, they don't trust you, तो उनका trust नहीं बनता आप पे, and the communication process quickly breaks. क्योंकि आप किसकी बात सुनोगे, किसकी बात पे रिलाई करोगे? जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो और ट्रस्ट कैसे बनेगा? थ्रू केयर, कि आप मेरी केयर करते हो, तो उससे ट्रस्ट बनेगा। क्लियर है ये पॉइंट भी? गुड। Therefore, it's important to use verbal and non-verbal clues that you are listening, including क्या क्या है ये? Eye contact, gestures, acknowledging the statement. Acknowledging means you actually respond to that statement. फिर आता है concentrate. Concentration requires willingness and practice. आप क्या concentrate ऐसे ही कर लोगे? आप किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कब कर पाते हो? कि अगर आपको पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन कब बनेगी कि हाँ मेरे में विलिंगनेस है, मेरे को ये पढ़ना है। और कॉन्सेंट्रेशन का टाइम स्पैन कितना होता है? एक स्टूडेंट लाइफ में आपके लेक्चर्स जो होते हैं स्कूल में भी या कॉलेज में भी 1 आवर तक के होते हैं, या हमारा रिसर्च कहती है कि हमारा एक्चुअल में अटेंशन स्पैन क्या होता है? 45 मिनट्स। 45 minutes या मैक्सिमम वी कैन स्ट्रेच अप टू 1 hour। इससे ज्यादा स्टूडेंट्स का नहीं होता अटेंशन टाइम स्पैन, मतलब यू टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू नीड अ ब्रेक आफ्टर दैट। तो बट सेल्फ स्टडी में ऐसे नहीं करना है, अगर फ्लो बना हुआ है तो पढ़ते चलो। तो कॉन्सेंट्रेशन में समझ में आया, इट रिक्वायर्स विलिंगनेस, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको पढ़ना है। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनती है? बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार विलिंगनेस बनाने से, थोड़ा सा अपने आप को लिटिल पुश करने से। यू नीड टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली। प्रैक्टिसिंग active listening helps with concentration, but there are other elements that contribute to your ability to concentrate on what someone is saying. When you are involved in exchange of information, you cannot be multitasking. अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हो, साथ में अपना प्रोजेक्ट लिख रहे हो, साथ में एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो, साथ में आप व्हाट्सएप कर रहे हो, साथ में आप ये वाला लेक्चर सुन रहे हो, तो क्या मल्टीटास्किंग जब आप कर रहे हो तो क्या आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? चलो एक फंडा और भी बताती हूँ। सपोज करो ए है, ये मल्टीटास्क कर रहा है, इसकी 50-50% अटेंशन अपने मल्टीटास्क वाले काम में है, सपोज व्हाट्सएप करने में और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। और साथ ही में बी है कि जब ये प्रोजेक्ट बना रहा है तो तब ये प्रोजेक्ट बना रहा है, ये अपना 100% अटेंशन दे रहा है। और जब आप 100% अटेंशन देते हो ना, तो काम जल्दी कंप्लीट होता है और विद फुल फोकस से कंप्लीट होता है। अब बच्चे कहते हैं मैम हम ये भूल गए। भूल गए क्यों भूल गए? क्योंकि वो मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, उनका दिमाग कहीं और था, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया पूरे तरीके से, तभी तो भूल गए। तो अब बी जो भी प्रोजेक्ट में लिखेगा उसे अपना याद रहेगा कि मैंने क्या क्या लिखा है। ये मैं ये नहीं कह रही कि उसे कंप्लीटली याद रहेगा, कुछ कुछ चीजें वो भूल भी जाएगा, बट ए के कंपैरिजन में तो ज्यादा याद रहेगा। ठीक, तो बी द पर्सन हु इज इन द बी कैटेगरी,
नॉट इन द ए कैटेगरी। जब आप अगर व्हाट्सएप कर रहे हो तो फुल अटेंशन दे दो अपने व्हाट्सएपिंग में, बट ये नहीं कि हर टाइम फुल अटेंशन दो। तो जब पढ़ रहे हो तो 100% फोन साइड में रख के फिर पढ़ना है। ये नहीं है फोन साइड में पड़ा हुआ और साथ साथ में हमारी पढ़ाइयां हो रही है, नो, पढ़ाई नहीं है फिर। It's important to position yourself in a way that maintain eye contact while allowing you to watch for body language. तो और क्या होना चाहिए कि क्लास में जब भी आप कोई सेमिनार में भी बैठे हुए हो तो what you should do, sit in a position where you can actually see the whole body language of the speaker. Because हमने पढ़ा था ना कि कभी कभी क्या पता अपने वर्ड से वो सरकाज्म कर रहा हो और नॉन वर्बली उसका आंसर मिल रहा हो, राइट? तो ऐसी पोजीशन पे हमें अपने आप को प्लेस करना चाहिए जहां पे वी कैन मेंटेन आई कांटेक्ट एंड वी कैन वॉच देयर बॉडी लैंग्वेज एज वेल। refrain from formulating immediate response. कैसे? It is important to refrain from formulating an immediate response. You won't be able to fully concentrate on forming a genuine understanding of what the speaker is trying to say if you're too busy thinking about what you are going to say in response to them whenever it is your turn to talk. समझ में आई ये लाइन? ये कह रहे हैं कि आप बहुत ही बिजी हो, तो अगर आप रिस्पॉन्स देने में कि अगर मुझसे पूछा गया ना तो मैं इस पे तो ये डाउट पूछूंगी और वो डाउट ही घूमे जा रहा है बार बार, और फ्रेम कर रहे हो अच्छे से आप अपना क्वेश्चन, तो अब आगे का सुन ही नहीं रहे हो। तो आपको इमीडिएट रिस्पॉन्सेस पर नहीं जाना है, आप पूरा सुनते रहो पहले, और फिर अगर आप अपना पढ़ो कि अगर आपको नोट्स में से कोई जेन्युइनली लगता है कि यहाँ पे मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है तो फिर वो डाउट पूछ लो। ये नहीं है कि बार बार सोचते ही रहे, too busy thinking about what you're going to say when it's your turn to respond. Instead, it is important to approach the communication as a dialogue. Now, what do you do in a dialogue? जब हम dialogue करते हैं तो we listen to the other person, we try to understand that, फिर अगर उसमें हमारा कोई question आता है तो then we ask. ये नहीं करते कि हाँ ये स्पीकर बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, मुझे इससे यही क्वेश्चन पूछना है, और आगे का सुनने के लिए आपके ईयर्स ही बंद हो गए। You should approach communication as a dialogue. Clear? Dialogues help us to learn what others have to say by forcing us think about their message and to acknowledge what we have heard rather than just responding with our own opinions. Clear? Fourth, try to prepare beforehand. इसमें क्या कह रहे हैं? Preparation can have a huge impact on the outcome of dialogues or any form of communication. To prepare for an interaction where effective listening will be important, it is essential to keep in mind the purpose of exchange. तो हमेशा when you are preparing your mindset to listen, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? What was the actual purpose जिससे कि आप ये webinar attend करने आए थे? Keep that purpose in mind. Do not just go there for fun. Fun के लिए भी जा रहे हो तो वो purpose भी clear होना चाहिए. What decisions need to be made and how the collaboration between the sender and the receiver relates are important factors to keep in mind. It is also helpful to approach the situation with the attitude of real caring about and wanting to know the truth. So aapko how you should approach in situations that you actually care about what is being said and you want to know the truth and you want to learn more. ऐसा attitude के साथ आपको सुनना चाहिए. The dialogue should be viewed as an opportunity to uncover the truth and make progress rather than as a challenge or a conflict. यहाँ जब आप dialogue को भी कैसे perceive करना चाहिए, dialogue को ऐसे नहीं perceive करना चाहिए कि हम उनसे ये कैसे अपनी बात ऊपर नहीं रखनी चाहिए. Dialogue भी इस attitude से करना चाहिए कि that you are actually interested in knowing the truth. Clear? फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट रिविजन्स. देखो हमने कौन कौन से पॉइंट किए हैं कि हाउ यू कैन रिमूव डिस्ट्रैक्शन. फर्स्ट इज प्रोवाइड क्यूज दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व. ये समझ में आ गया. नॉन वर्बल अपने क्यूज दोगे कि हाउ यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व. कॉन्सेंट्रेट करोगे दैट यू नीड टू हैव
willingness to listen, साथ में refrain from maintaining immediate responses. Fourth हमने पढ़ा prepare yourself beforehand. Fifth is be prepared to accept revisions. A willingness to accept revisions will keep the communication process running smoothly. Often people are so busy trying to defend their positions that they fail to really stop and think whether they could be improved upon or viewed in a different way. तो एक्सेप्ट रिविजन्स मतलब कि लोग ये देखते ही नहीं है कि वो जैसा सोच रहे हैं ओके फाइन, अब उससे ज्यादा अपडेटेड थिंकिंग आ चुकी है. यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ ऑन सम सिचुएशंस या फिर सम ऑन सम सब्जेक्ट्स. तो ऐसे क्या होता है कि ये देखो ये क्या बोलते हैं कि 90 सेकंड्स तो हमने एक्सप्रेसिंग सुनने में लगा दिए एंड 900 सेकंड हमने डिफेंड करने में लगा दिए. क्या करते हैं देखो, this is what is often referred to as spending 90 seconds expressing an opinion and 900 blindly defending it. Clear? So don't be a blind defender. Be open to and have acceptance to revising your own opinions and ideas. फिर आता है be sure the environment is conducive to listening. इसमें हम फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. चूजिंग द राइट एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प द लिसनर focus and avoid distractions. Clear? Although there is no set environment which is best for all communication. ऐसा कोई environment नहीं है that is best for all. In general, it is best to avoid areas where there is high level of activity. अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे activities हैं किसी area में तो avoid going to that area for communication. Loud noises हैं, जैसे कि आप business meet अगर एक club में जाके कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा heavy music चल रहा है, high level music चल रहा है, तो क्या कुछ समझ में आएगा वहाँ पे? नहीं. तो एक conducive अगर आप कैफे में जाओ, कॉफी शॉप में जाओ, तो तब वहाँ पे it might be a conducive environment. Loud noises है, uncomfortable temperature है, poor air flow है, सांस ही नहीं आ रहा, स्मेली आई जा रही है, तो that is also not a conducive environment. ध्यान ही बार बार वहीं जाता रहेगा. तो ठीक है, ये हमने पढ़ी. कुछ और चीजें देखो. अब लास्ट पैराग्राफ क्या है इस चैप्टर का. Implementing these techniques take willingness and practice and patience. The effort is worthwhile, however, as long as the long-term benefit of improved communication skills will greatly increase one's chances of success in the business world. Effective listening is the most important part of communication process. It is probably the most difficult to master also. कि ये सबसे ज़्यादा important part तो है, but it is the most difficult part to have hold on या to master. There are many barriers to effective listening, but practicing listening techniques will help one overcome these barriers and become a good listener. Clear? So this finishes our 5th chapter from your module, that is listening skills. अभी हम कुछ वो पढ़ लेते हैं terms. थोड़ी सी पढ़ेंगे, बस 4-5. Appeal. What is an appeal? Appeal is a process by which the correctness of decision of a court, lower court or tribunal is questioned in the higher court. इसका मतलब कि अगर आप एक lower court में गए, वहां पे आपके फेवर में डिसीजन नहीं आया and you are not satisfied with the decision, तो आप क्या करोगे? आप अपील करोगे to a higher level court. वही होती है अपील. देखो अपील क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच करेक्टनेस ऑफ अ डिसीजन, यू आर क्वेश्चनिंग द डिसीजन, यू आर रेजिंग क्वेश्चंस against the decision that is taken by lower court. कहाँ पे क्वेश्चन करोगे ये? इन अ हायर लेवल कोर्ट. ठीक, दैट इज अपील. अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस मतलब कि yes you accept it and you will be present there.
the official court form filled with the court clerk. ये एक ऐसा form होता है that is filled with the court clerk which tells the court that you are representing yourself in the lawsuit or criminal case or any attorney. Attorney means any person. Person यहाँ पे कौन? यहाँ कोई lawyer represent कर रहा है आपको. आपकी साइड से अपीयरेंस कौन ले रहा है? आप ले रहे हो या फिर कोई और अटॉर्नी किसी को आपने बोला है वो ले रहा है, तो उसके पेपर सबमिट करने पड़ते हैं. देखो, रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द लॉसूट और क्रिमिनल केस और that an attorney is representing you. All court notices and calendars will be mailed to the address listed on the form. तो फॉर्म में ना एक ये भी कॉलम होता है कि that you need to fill the address of the person who is appearing. तो जिस भी एड्रेस को आप फॉर्म में फिल करोगे उसी पर सारे नोटिसेस या फिर कोर्ट के कैलेंडर्स जाएंगे आपके केस के रिगार्डिंग. When a defendant in a civil case files an appearance, the person is submitting to the court's jurisdiction. That means submitting here means accepting to the court's jurisdiction. Clear? फिर हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज appellant. Appellant कौन होता है? The party appealing a decision or judgment to a higher court. अपील हमने पढ़ा, अपील क्या होती है और अपील कौन करता है? जो अपील करता है उसे बोलते हैं appellant. कोई भी ऐसी पार्टी जो कि अपील कर रही है ऑन अ डिसीजन और अ जजमेंट टू अ हायर कोर्ट. क्लियर? फिर है आर्बिट्रेज. आर्बिट्रेज क्या होता है? The business of taking advantage of difference in price of security. अब क्या होता है? ऐसा बिजनेस, आर्बिट्रेज मींस ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जिसमें यू सेल एंड बाय सिक्योरिटीज और वो जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज योर अर्निंग. सो दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस आर्बिट्रेज. देखो, द बिजनेस, ऐसा बिजनेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन 2 or more स्टॉक एक्सचेंजेस. तो आपका बेनिफिट क्या होता है? जो भी बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस आता है दैट इज योर प्रॉफिट. ठीक, ऐसे बिजनेस को यू कॉल आर्बिट्रेज. फिर आता है आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन क्या होता है? अब क्या होता है, कभी कभी यू गो टू द थर्ड पार्टी, यू गो टू द थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन टू सॉल्व योर डिस्प्यूट क्विकली. आपकी कचहरी ऐसे ऐसे आते थे ना टीवी में पहले शोज, ये ऐसा ही होता है. पढ़ो इसके बारे में. A quasi-judicial arrangement whereby a dispute between parties के बीच में dispute हुआ is resolved. कैसे resolve हो रहा है? By referring it by mutual consent to a arbitrator. Who is an arbitrator? Arbitrator एक ऐसा third independent person होता है. तो क्या होता है कि जब भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्या कभी भी किसी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो क्या करते हो? आप किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में आए तो आप ना मेंशन कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर हमारे व्यूज या फिर नहीं बनता है बात या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो हम क्या करेंगे? हम एक आर्बिट्रेटर को कंसल्ट करेंगे. आर्बिट्रेटर कौन? एक थर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन. ठीक, दो पार्टी में, हम कोर्ट में नहीं जा रहे हैं यहाँ. ठीक, whose decision is, और जो वो आर्बिट्रेटर डिसीजन लेगा वो माना जाएगा. दैट विल बी बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज. और ये आर्बिट्रेशन में आप कैसे में जरूरी एक प्राइमरी कंडीशन क्या है? म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज कि हाँ हमें आर्बिट्रेटर के पास जाना है. ठीक, दोनों पार्टीज एग्री करनी चाहिए. अरेस्ट. A person is taken into custody by the police officer or charged with a crime. And charged with a crime. और नहीं, सॉरी, and कि एक तो पुलिस कस्टडी में भी ले लिया प्लस उस पे ये भी चार्ज कर दिया कि इन्होंने ये वाला क्राइम किया है. दैट इज अरेस्ट. अरेस्ट क्या होता है? जब पुलिस कस्टडी में भी ले लेती है, साथ में चार्ज जो क्राइम आपने किया है वो भी चार्ज कर देती है. ऑल्सो चार्जिंग अ क्राइम अगेंस्ट द पर्सन कि हमने तुम्हें कस्टडी में इसलिए बिकॉज तुमने ये क्राइम किया है. अब एसेट क्या होता है? Anything in which money value is attached. Money value means that can have a
a value in monetary terms, that is an asset. Money value is attached, owned by business or individual. Asset क्या हो सकता है? Asset can be owned by both business as well as individual. It may be financial, such as cash, physical, such as मतलब फाइनेंशियल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है एसेट. फाइनेंशियल कैसे? कैश हो सकता है. फिजिकल एसेट्स कैसे? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका. और टैंजिबल एसेट्स कैसे? मतलब लैंड एंड sorry, like no, it may be financial, such as cash that is in physical form, such as land and building that is in tangible form, such as patent, trademark, or these are intangible assets such as goodwill. So patent, trademark, these are or intangible assets such as goodwill. These are also assets. तो हमने क्या क्या पढ़े? तीन तरीके के assets पढ़ लिए. एक हो गया physical assets, एक हो गया tangible assets, तीसरा हो गया intangible assets. Tangible physical asset कौन सा? Cash. Tangible that you can touch, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ऐसे. और intangible asset means patent, trademark, copyright, goodwill. These are intangible assets. Clear? फिर आती है asset turnover ratio. So this is a kind of a business ratio. जब तो इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप कंपेयर करते हो. सेल्स टू असेट्स रेशियो भी बोल सकते हो आप इसे. asset turnover ratio is sales divided by total assets. जैसे कि सेल्स क्या फॉर्मूला है? डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. Important for comparison over the period of time or two other companies of the same industry. तो एसेट टर्नओवर रेशियो से आप क्या कंपेयर कर सकते हो? अपने पास्ट ईयर में आपकी एसेट टर्नओवर रेशियो क्या थी और करंट ईयर में क्या है, ऐसा भी कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो. सेकेंडली, आप डिफरेंट कंपनीज की भी एसेट टर्नओवर रेशियो कंपेयर कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए. कि अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर रेशियो कंपेयर करना चाहती हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर कंपनी ए और कंपनी बी, इन दोनों में कंपैरिजन में ले रही हूँ तो ये दोनों सेम इंडस्ट्री की हो. क्लियर? देखो बेटा, मैंने अभी क्या पढ़ाया था? मैंने अभी पढ़ाया था एसेट क्या होता है. अब मैं बता रही हूँ एसेट्स क्या होते हैं. तो जहां पे एस लग जाएगा तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन में आपसे असेट पूछा है, असेट का मीनिंग पूछा है या एसेट्स का मीनिंग पूछा है. दोनों बहुत ही सिमिलर है बट एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है. देखो, assets include everything that a company own and has some economic value. assets भी वो होते हैं जिसमें कोई मॉनेटरी या इकोनॉमिक वैल्यू होती है. बट एक एडिशनल चीज क्या आ गई? एवरीथिंग दैट अ कंपनी ओन्स. जो भी कंपनी ओन करती है, वेदर टैंजिबल, इनटैंजिबल, फिजिकल, दीज ऑल आर assets टू अ कंपनी. क्लियर? असाइनमेंट क्या होता है? बस हम इतनी डेफिनेशंस करेंगे, 4 और रह गई हैं. पढ़ो. असाइनमेंट, a transfer of right, title or interest in a property from one person to another. For an assignment to have legal effect, it must be absolute. Assignment क्या होता है? It is transfer of right. क्या कर रहे हो? A B का बेटा था, उसने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया कि आज से मेरी प्रॉपर्टी B की. ठीक. सो एनी ट्रांसफर ऑफ राइट कर रहे हो, टाइटल कर रहे हो, किसी के नाम पे कर रहे हो, और इंटरेस्ट कि अच्छा ठीक है मेरा आज तक इसमें से ये इंटरेस्ट था, अब इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ अपना इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, इसे बोलते हैं असाइनमेंट. और असाइनमेंट लीगल इफेक्ट रखे, मतलब लीगल बाइंडिंग हो असाइनमेंट की. तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? इट मस्ट बी एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट मतलब it must be complete in all respect. फिर एब्सोल्यूट होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए. ठीक है. साथ में इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड बी कम्युनिकेटेड टू द वन ओइंग द राइट. जिसको आप राइट अपने ट्रांसफर कर रहे हो, या ओनिंग द राइट मीन्स जिसके राइट्स हैं उसको यू नीड टू कम्युनिकेट दैट. तो 3 चीजें आपको असाइनमेंट में ध्यान रखनी है. एब्सोल्यूट होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, एंड कम्युनिकेटेड टू द पर्सन ओइंग द राइट. क्लियर?
फिर आता है एसोचम, ये क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट्स वन ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंटिंग इंडियन इंडस्ट्री। तो एसोचम क्या है? इसकी ये फुल फॉर्म है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर? अश्योरेंस। अब देखो बच्चे, दो टर्म्स होती है, एक तो अश्योरेंस होती है, एक होती है इंश्योरेंस। अश्योरेंस जो होती है वो एक ही इवेंट पर मिलती है, दैट इज हैपनिंग ऑफ द इवेंट पर। देखो हम पढ़ते हैं, द टर्म ओरिजिनली denoted a form of protection against event. Assurance means that you are assuring someone that आप क्या कर रहे हो, you are giving the right कि okay we'll protect you against the event which must happen. तो ऐसा event that you are sure that it will take place, which must happen, that is death. We all know that one day or the other we'll die. तो मतलब ये सर्टेन है ना आपकी डेथ होना, ऐसा तो नहीं है कि कोई अमर हो। तो व्हेन यू आर श्योर ऑफ दैट इवेंट टेकिंग प्लेस, तो तब क्या कराते हो आप? अश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस इज यूज्ड फॉर कवर अगेंस्ट लॉस लिंक्ड विद कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज मतलब दैट माइट हैपन, दैट माइट नॉट हैपन। अब एक ज्वेलर ने अपने गोल्ड का वहां पे अगेंस्ट थेफ्ट कराया, क्या कराएगा वो? अश्योरेंस कराएगा या इंश्योरेंस कराएगा? क्या पता चोरी हो या ना हो, बट डेथ तो सर्टेन है ना। जब भी सर्टेनिटी ऑफ द इवेंट होता है देन यू गो फॉर अश्योरेंस, एंड व्हेन द इवेंट माइट हैपन और माइट नॉट हैपन देन यू गो फॉर इंश्योरेंस। क्लियर? अभी आता है अटैचमेंट क्या होता है। A lien on property or asset to hold it to pay or satisfy any final judgment. अभी आप क्या करते हो? अटैचमेंट मीन्स कि आप किसी ने आपके पैसे देने थे तो यू अटैच दैट प्रॉपर्टी, दैट इज अटैचमेंट। अ लियन ऑन अ प्रॉपर्टी और एन एसेट टू होल्ड इट, प्रॉपर्टी को होल्ड करना, टू पे और satisfy any final judgments. Clear? So these are the few terms that we studied. Make sure you study them. तो आज हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, दैट इज लिसनिंग स्किल्स, और हम अपना 8 चैप्टर साथ साथ में चला रहे हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। बाकी का we'll discuss in the next class.